Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन और एज यूजली हम लोग आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं आपके यूनिट 10 जो कि है आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम। तो आपका जो पेपर 1 रहता है, पेपर 1 में आपकी यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम से आपके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस हम इसके पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो गो एंड चेक इट। और आज हम बाकी के कुछ क्वेश्चंस को इसके पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू यूजीसी नेट। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हर यूनिट से पेपर 1 में आपके 5 क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप होते ही हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स आपके यहाँ इसी यूनिट से हैं। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन से, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। सो चैनल के साथ वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। एंड बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, इनमें से जो भी आपकी ओबीसी, एससी, एसटी या वुमेन स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी है, इनमें से किस कैटेगरी में जो एनरोलमेंट रहता है स्टूडेंट्स का हायर एजुकेशन में या रहा है हायर एजुकेशन में 2010 और 11 में वॉज बियॉन्ड द परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व, वो जितनी सीट्स रिजर्व होती हैं उसकी परसेंटेज से बियॉन्ड रहा है किसका, ओबीसी का, सी का, एसटी का या फिर वेमेन स्टूडेंट्स का। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ओबीसी स्टूडेंट। जो ओबीसी स्टूडेंट्स थे उनका 2010 और 11 में जो सीट रिजर्व जितनी थी उससे ज़्यादा परसेंटेज गया था, ठीक है, उनके एनरोलमेंट का। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द, अब देखिए क्वेश्चन 2000 यहाँ पे मतलब क्वेश्चन सेम ही रहेगा आपसे। वो आपके अपकमिंग एग्जाम में 2010-11 की जगह यहाँ पर कोई और सेशन दे सकते हैं, करंट का ही दे सकते हैं, आपका 2021 दे दें, 2021-22 दे दें, ठीक है। तो ये 23 में एग्ज़ाम होगा तो इस टाइप से 22-23 भी दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब यहाँ पर यूजीसी की बात हो रही है तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि यूजीसी के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो सबसे पहली बात यूजीसी के लिए की गई है कि ये इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1956 में पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, यानी संसद के एक्ट के द्वारा इसको 1956 में स्थापित किया गया था। दूसरी बात कही गई है इट इज़ टास्क्ड विद प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग हायर एजुकेशन। और इसका जो मोटिव है, इसका जो कार्य है वो क्या है कि वो हायर एजुकेशन को क्या करे, प्रमोट करे, उसके साथ कोऑर्डिनेट करे। क्लियर। इट रिसीव्स प्लान, ये प्लान रिसीव करती है, नॉन प्लान फंड्स को रिसीव करती है, कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको प्लान और नॉन फंड्स प्लान मिलते हैं। और लास्ट स्टेटमेंट में बोला है कि ये फंड रिसीव करती है स्टेट गवर्नमेंट से इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में अगर हम बात करें तो बिल्कुल यही जो बात कही गई है यही सही नहीं है, बाकी सारी सही है। इस्टेब्लिशमेंट याद रखिएगा यूजीसी नेट कमीशन का यहाँ पे आपको दे दिया है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि कब इस्टेब्लिश हुआ था ये आपका यूजीसी। तो आपको बताना है 1956 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, तो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा हुआ था। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इसका टास्क जो रहता है वो कोऑर्डिनेट और प्रमोट करना ही रहता है हायर एजुकेशन को। और ये प्लान और नॉन प्लान फंड्स कहाँ से लेती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। This is the first virtual university of India came up in।
जो सबसे पहली वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी इंडिया में वो कहाँ पे थी? आंध्र प्रदेश में थी, महाराष्ट्र में थी, उत्तर प्रदेश में थी या फिर तमिलनाडु में थी? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज़ विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ तमिलनाडु। नेक्स्ट, अब देखिए देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अगर बात आएगी तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपकी तमिलनाडु में थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है डिफेंस यूनिवर्सिटी, तो डिफेंस यूनिवर्सिटी जो पहली खुली थी वो आपकी हरियाणा में खुली थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये रही थी आपकी तमिलनाडु, और डिफेंस यूनिवर्सिटी पहली जो थी वो आपकी हरियाणा में थी। क्लियर? अब देखिए फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, अब ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहली कहाँ थी? तो ओपन यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये आपकी कहाँ थी? आंध्र प्रदेश में थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये आए हुए क्वेश्चन है एक साथ में। मेरा रखने का मोटिव ये है कि आप यहाँ इसको एक साथ ही याद कर सकें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा एंड ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान? आप जो आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA है, इसका उद्देश्य क्या है इनमें से? टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, जो भी राज्य के इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करना, या फिर टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, यानी कि जो फैकल्टी होती है उनकी गुणात्मक अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना, कि मतलब जो भी फैकल्टी रहे वो क्वालिटी फैकल्टी हो, मतलब उसमें मतलब कह सकते हो आपकी अच्छे से मतलब आपको टीचिंग करे, दैट ठीक है। नेक्स्ट है टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस, नए इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं अपग्रेडेशन के द्वारा एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस के, या फिर डाउनग्रेड किया जाए यूनिवर्सिटीज़ को पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू ऑटोनॉमस कॉलेजेस। कोड सेलेक्ट करना है आपको इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ से आप देखेंगे, हम अगर स्टेटमेंट्स की बात करें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की, तो इसमें सबसे पहली बात यही की जाती है कि जो स्टेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। दूसरी बात बिल्कुल यही की जाती है कि फैकल्टी अच्छी हो, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप मार्क कर लोगे। और लास्ट बात यहाँ पर ये की जाती है कि नए इंस्टीट्यूट बनाए जाएं अपग्रेडेशन से, ठीक है, डाउनग्रेड नहीं करना है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से। तो ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, नेगेटिव है, तो ये कट जाएगा। बाकी ये तीनों सही होंगे। कोड में हम देख लेते हैं, कहीं दिया है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में आपको याद कोड दे रखा है। Next, which of the following core value among the institutions of higher education are promoted by the NAAC, National Assessment and Accreditation Council? काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि आपसे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ NAAC? तो आपको ये याद रखना है, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ लिया गया है कि इनके द्वारा कौन सी मतलब इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन का प्रमोट किया जाता है NAAC के द्वारा। देखो, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट की जो भी राष्ट्रीय विकास होता है उसमें कंट्रीब्यूट करना, या फिर ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज जो होती हैं स्टूडेंट्स और टीचर में उनको फॉस्टर करना, या फिर वैल्यू सिस्टम को इनकैलकुलेट करना स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको प्रमोट करना। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। बिल्कुल ये तीनों ही स्टेटमेंट आपकी सही रहेंगी। तो इसका जो कोड है हमें यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड बाय द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड बाय ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैसे ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपके हायर एजुकेशन सिस्टम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कोई भी ऐसा बड़ा इशू नहीं है, तो प्रिपेयर रहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी।
हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, इनमें से किसको गवर्नर अपॉइंट करता है? गवर्नर आप सभी को पता होगा राज्यपाल को कहते हैं, ठीक है। तो जो राज्यपाल होता है उसके द्वारा इनमें से किसको अपॉइंट किया जाता है और कैन बी रिमूव्ड बाय ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसको सिर्फ इंडिया का प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है और कोई नहीं। तो क्या चीफ मिनिस्टर स्टेट का, या फिर अ मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या एडवोकेट जनरल, या फिर वाइस चांसलर ऑफ अ स्टेट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको गवर्नर अपॉइंट करेगा, लेकिन अगर बात करें इसके रिमूवल की तो इसको रिमूव सिर्फ और सिर्फ इंडिया का प्रेसिडेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द मैंडेट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इंक्लूड्स। अब जो मैंडेट होते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। डिसवर्सिंग ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देना, रिकॉग्नाइजिंग एंड मॉनिटरिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको मॉनिटर करना, रिसर्च सेंटर्स जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में उनको फंड देना, या फिर मैनेजिंग वेरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, या फिर अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे रखे जाते हैं कि ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, यू हैव टू गिव अ टेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्ट यू गेट स्कॉलरशिप, ठीक है। डिफरेंट अमाउंट रहता है स्कॉलरशिप का बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो ये इस टाइप के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को मैनेज करना क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, यहाँ पर तो कोड सेलेक्ट करना है। देखिए सबसे पहली बात यूजीसी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यूजीसी कहता है कि वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को मान्यता देता है, बिल्कुल देता है। जैसे वो आपकी एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी है, तो इससे आप बरेली की मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं बरेली की बात करूँ तो बरेली में आपकी एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अब ये यूनिवर्सिटी कितने प्राइवेट कॉलेजेस को मान्यता देती है, जैसे कि अब आपके खंडेलवाल इनकी केसीएमटी हो गया, राजश्री हो गया, फ्यूचर हो गया। तो इस टाइप के काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर की जो पाठ्यक्रम है उनको कहाँ से मान्यता मिली हुई है, एमजेपीआरयू से मिली हुई है। आपकी जो मार्कशीट होती है अगर आपने प्राइवेट कॉलेजेस से भी अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ पर आपकी ऊपर क्या लिखा होता है, एमजेपीआरयू। तो वही है कि वो मान्यता देती है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को। दूसरा है रिकॉग्नाइजिंग एंड मॉनिटरिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन ये वाली बात यहाँ पर हमारी सही नहीं है। वो मॉनिटर नहीं करती टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को, लेकिन फंड देती है जो भी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च सेंटर्स होते हैं उनको। और लास्ट बिल्कुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स यहाँ पर ये लोग मैनेज करते हैं। तो यहाँ हमारा जो कोड जाएगा दैट इज़ फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। एंड ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ गोइंग टू हैव इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया। तो इन चारों में से कौन सा स्टेट है जो कि इंडिया का पहला नेशनल रेल और ट्रांसपोर्टेशन जिसके पास इंडिया की पहली नेशनल रेल और ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज़ गुजरात। व्हाट? गुजरात। यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। मोस्टली अगर कहीं आपको किसी भी ऑप्शन में गुजरात दिखता है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको गुजरात दिखता है, सो 50% इज़ द चांसेस कि आपका वो गुजरात जो है वही करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये गुजरात क्यों? क्योंकि आप जो आपके पीएम हैं इंडिया के वो बिलोंग करते हैं गुजरात। तो यहाँ पर आपके इस वजह से गुजरात से तो 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो अगर क्वेश्चन नहीं आता ऑप्शन में गुजरात है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो गुजरात पे टिक कर दीजिए। 50 to 70% आपका आंसर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट, in the QS World Ranking 2018, which of the following Indian universities are among the top 500 universities? अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो QS वर्ल्ड रैंकिंग 2018 है उसके अनुसार इनमें से कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू, तो हाँ BHU JNU। तो बस सिर्फ
दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है यही आपके टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, ये याद रखिएगा। ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर। इंडिया के पास लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है पूरी दुनिया में किसके बाद, यानी कि इंडिया का हमें रैंक बताना है कि कितनी है हायर एजुकेशन सिस्टम, लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद आता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है इसका नंबर, या चाइना के, या फिर यूनाइटेड किंगडम के। तो यहाँ पर आपको कोड सिलेक्ट करना है, एक तो आपका चाइना है, दूसरा आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यानी कि अमेरिका और चाइना इनकी बाद जो है वो आपका इंडिया है, जहाँ पर लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ A and C ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ हैज़ रिसीव्ड द विजिटर्स अवार्ड फॉर द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन Feb 2017। अब अगर हम बात करें फरवरी 2017 की, यानी कि Feb 2017 की, तो तब इनमें से किस यूनिवर्सिटी को विजिटर अवार्ड मिला था बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए इंडिया में? BHU को मिला था, तेजपुर यूनिवर्सिटी को मिला था, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को मिला था, ठीक है, या फिर JNU को मिला था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU को विजिटर्स अवार्ड मिला था बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। कब? इन फरवरी 2017 में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को कौन सा अवार्ड मिला था फरवरी 2017 में, तो आपको बताना है विजिटर्स अवार्ड मिला था, किस लिए मिला था? बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मिला था। और ये भी पूछा जा सकता है कि कब मिला था, तो आपको वहाँ पर ऑप्शंस प्रोवाइडेड होंगे, आपको बताना है कि Feb 2017 में मिला था। तो एक सिंगल क्वेश्चन से यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन को पुटअप किया जा सकता है घुमा घुमा के, तो इसलिए पूरे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Next, which of the following has been ranked the best college in the country 2019 as per the National Institutional Ranking Framework NIRF के अकॉर्डिंग इनमें से किस कॉलेज मतलब इनमें से कौन सा कॉलेज जो है वो बेस्ट रैंक में आता है कंट्री के? ठीक है, 2019 के अकॉर्डिंग करना है। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, फर्गुसन कॉलेज पुणे, महाराजा कॉलेज मैसूर, या मिरांडा हाउस दिल्ली। एंड हियर द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मिरांडा हाउस दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया? अब हमारी जो इंडिया है यहाँ पर हायर एजुकेशन के उद्देश्य क्या क्या, मतलब क्या क्या गोल्स होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, क्या अचीवमेंट्स होते हैं, एम्स होते हैं, लक्ष्य क्या होते हैं? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सलेंस, रिलेवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पार्ट फर्स्ट में। तो यहाँ पर आपका A, B, C, D and E पाँचों ही आ जाता है, लेकिन कंपलसरी और फ्री एजुकेशन यहाँ नहीं आता। ऑलरेडी हम वहाँ पर आपको बता चुके हैं कि ये आपका 0 to 14 ईयर्स के लिए होता है कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, नॉट फॉर योर हायर एजुकेशन। क्लियर? अगला है द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व बाय फोकसिंग ऑन। अगर आपको जो वैल्यू एजुकेशन है उसके पर्पस को किस पे फोकस करके अच्छे से सर्व किया जा सकता है? कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि आपके सोसाइटीज़ में होती हैं, नॉर्म्स जो कंडक्ट किए जाते हैं सोशल ग्रुप्स के द्वारा, ह्यूमन वैल्यूज़ के कंसर्न के लिए, या फिर रिलीजियस एंड मॉरल प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रक्शंस। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है दैट इज़ कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज़। मतलब ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए कंसर्न होना ज़रूरी है, इस पर अगर आप फोकस करते हैं तो ही आप वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस हैं। असर्शन में बोला है द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज़ टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़ अमंग स्टूडेंट्स। रीज़न में बोला है दीज एबिलिटीज़ एंश्योर जॉब प्लेसमेंट्स। अब आपको इनमें से दोनों में से बताना है कि कौन सी बात यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं,
ठीक है। ये वाली बात भी सही है कि जो पर्पस है आपके हायर एजुकेशन का वो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़ को प्रमोट करना है स्टूडेंट्स में, और ये क्योंकि ये जो एबिलिटीज़ होती हैं इन्हीं से आपकी जॉब प्लेसमेंट्स के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ते हैं। लेकिन ये जो बात कही गई इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, ये मतलब आप कह सकते हैं एक सेकंड पॉइंट है इसके सपोर्ट में, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये आपको बताना है कि दोनों ही सही हैं बट ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है अबव स्टेटमेंट को, ठीक है, एक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, रिपीटेड क्वेश्चन है, और चलिए कोई नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब आप खुद बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, क्या कोड आपको सिलेक्ट करना है। तो बिल्कुल पहली बात हमने यही की थी कि आपको क्या करना है, ओवरऑल क्वालिटी जो है स्टेट इंस्टीट्यूशंस की उसको इम्प्रूव करना है। दूसरा, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, और न्यू इंस्टीट्यूशन को आपको अपग्रेड करना है लेकिन डाउनग्रेड नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द ग्राउंड्स ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड आर। ये क्वेश्चन आपका नया है कि मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोई इशू रख लिया जाता है और उस बेसिस पे एडमिशन नहीं दिया जाता है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ आपसे पूछा है कि रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या नेशनैलिटी, इन तीनों में से किस बेस पर ऐसा है कि एडमिशन नहीं देना है संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो संविधान की अगर हम बात करें तो एडमिशन ना देने का जो यहाँ पर ग्राउंड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो क्या हैं आपके, तो बिल्कुल रिलीजन के बेस पे आपको किसी को भी एडमिशन नहीं देना है कि अगर वो कॉलेज के प्रिंसिपल मोमडन्स हैं तो वो हिंदू का एडमिशन नहीं लेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो रिलीजन का बेस आपको नहीं देखना है, बिल्कुल सेक्स का बेस नहीं देखना, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, एडमिशन इस बेस पर भी आपको प्रोहिबिट नहीं करना है, रिलीजन के बेस पे भी प्रोहिबिट नहीं करना है संविधान के अकॉर्डिंग। और आपका प्लेस ऑफ बर्थ, कहीं भी जन्म लिया हो, इस बेस पे भी आप किसी का एडमिशन को प्रोहिबिट नहीं करोगे। तो यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा इट इज़ A, B एंड C, दैट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर B। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एम। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि जो आपका UGC है ये स्टैब्लिश हुआ था किस लक्ष्य के साथ कि रिसर्च और डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन में रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, आइडेंटिफाई करना है या सस्टेन करना है इंस्टीट्यूशंस को पोटेंशियल लर्निंग के, या फिर कैपेसिटी बिल्ड करनी है टीचर्स की, या फिर प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू ईच एंड एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इंडिया में जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनको ऑटोनॉमी देना है, ठीक है, सभी को। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा, देखिए सभी, कोई भी चीज़ भी सभी को नहीं मिल सकती। बात करें अगर हम एम्प्लॉयमेंट की तो सभी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता, सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। जिस किसी भी वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं सभी को जॉब नहीं मिलती है। तो ये तो एक कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है, सबको सब कुछ नहीं मिलता। तो वही सेम चीज़ है कि आप हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो है वो ऑटोनॉमी नहीं दे सकते, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ये वाली बात भी सही है कि बिल्कुल रिसर्च और डेवलपमेंट को हायर एजुकेशन में प्रमोट करना है। दूसरा, आइडेंटिफाई भी करना है, सस्टेन भी करना है पोटेंशियल लर्निंग को, और टीचर्स में भी कैपेसिटी बिल्ड करनी है। ये तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 39। और यहाँ आपसे पूछा है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER है इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन के इंडिया में प्रेजेंट, मतलब 2015 के पेपर से लिया गया है ये क्वेश्चन, 2015 में वो लगभग कितना था। तो यहाँ आपका जो करेक्ट है दैट इज़ 23% था। अब यहाँ पर चेंज कर दिया जा सकता है, 2022 का पूछ लेते हैं, 2021 का पूछ सकते हैं, तो इसको आपको देखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ
फेक इंस्टीट्यूशंस होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो 2014 में, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है आपका पार्ट 1 का। आई डोंट नो कैसे, मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक रही है टाइपिस्ट की। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है, एज यूजुअली आपका रिवीजन हो रहा है, आप खुद बताएंगे मुझे क्या है, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, आपको वैल्यूएबल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें आपकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग एनीथिंग सो दैट ऑल्सो यू गिव इन कमेंट सेक्शन। एंड सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।